अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम पर सियासी शतरंज की बिसात बिछी हुई है। किसकी चाल चल सकेगी, ये मामला ज़ेर बहस है। लिहाजा सवाल यहां पर यह है कि क्या नून लीग हुकूमत पीपल्स पार्टी और JUI को एक सफ़े पर ला पाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 6 नवंबर को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी होगा और इस इजलास में सियासी खेल का रुख मुतय्यन किया जा सकेगा। दूसरी जानिब अडयाला जेल में मुलाकातों का सिलसिला फिर से तातुल का शिकार है। इमरान खान से क़यादत की मुलाकात न होने पर PTI के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत की पेशकश एक तरफ, अमली इक़दामात दूसरी जानिब। तो क्या सियासी महाजराई के इस माहौल में इस्तेहकाम की कोई सूरत निकल सकेगी? आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालात के जवाब की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। दुरानी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब, सबसे पहले तो हम अभी जो 27वीं तरमीम से मुताल्लिक आपसे कुछ पूछ लेते हैं। अभी तो 1 साल हुआ है, 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास हुई है। उस पर भी बड़े शकूक व शुबहात जो है वो क्रिएट की जा रहे थे और अदालत में वो केस भी चल रहा है। 1 साल बाद इतनी भी अचानक क्या जरूरत पेश आ गई कि 27वीं तरमीम हुकूमत करने जा रही है, और आपके ख्याल में हुकूमत क्या कंफर्टेबल है, कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत तो 26वीं आईनी तरमीम भी नहीं कर सकती थी, उसने कर ली। 27वीं भी अगर कर सकती है, नहीं कर सकती, तरमीम तो हो जाएगी। और इस तरमीम का होना 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो है, हम अगर ये महसूस करते हैं कि उसके नतीजे में अदलिया का निज़ाम जो था वो बिल्कुल एक उसको कंट्रोल कर लिया हुकूमत ने अपने, और अदलिया को इंतजामिया की शक्ल में ले आई और मज़ीद उसमें कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। मेरा ख्याल है कि अब ये 27वीं तरमीम जो है, ये हुक्मरान सियासतदानों को, मैं इसको पार्लियामेंट कोई नहीं समझता। मैं तो समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट के जरिए हुक्मरान हैं इस वक्त मुल्क के, अब उनके हकूक कम होने का वक्त आ रहा है और 27वीं तरमीम के जरिए हुकूमती अख्तियारात की लामहदूदियत को कम किया जाएगा और उनको जो एक कार्ड ब्लांच मिला हुआ है NFC को के पैसे को एक्सप्लॉइट करने का, मेरा ख्याल है ये हक उनसे अब मतलब उस हक को महदूद कर दिया जाएगा, जिसको वो यकीनन पसंद तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते, वो इसी तरह इसको करेंगे। और बाकी जो है सिविल आज़ादियाँ और जनाब पार्लियामेंट का अख्तियार, मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट के अख्तियार को, जमहूरियत को, इन दोनों पार्टियों ने तलाक दे दिया। अब वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि जमहूरियत हो या ना हो। उन्होंने अपनी पार्टियों में जमहूरियत नहीं रखी हुई, तो मुल्क में उन्हें जमहूरियत से क्या इंटरेस्ट। वो तो सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि उनके पास झंडा रहे, गाड़ी रहे, उनके पास एक पोजीशन रहे, उनके पास वो अख्तियार रहे जिसको दिखा के वो आवाम को दबा सके, और उनके पास वो रिसोर्सेज रहें जिनको वो बाहर ले जाके अपनी प्रॉपर्टीज बना सके। मुल्क के अंदर वो किसी किस्म की किसी इस्लाह के अंदर उनका कोई वो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि 26वीं और आईनी तरमीम को अगर आप एक लाइन में खड़े होकर देखें तो ये अदलिया की आज़ादी, अवाम की आज़ादियों के खात्मे के बाद अब हुक्मरानों की आज़ादी और हुक्मरानों की जो एक वो थी ब्लैकमेलिंग की कैपेसिटी थी, उसको अब मार्जिनलाइज करने का वक्त आ गया। अच्छा दुरानी साहब, अभी हम जैसे कि आपने बात भी की कि जितनी भी पार्लियामेंट है, पहले तो आपने कहा कि हुकूमत तो 26वीं तरमीम भी नहीं कर सकती थी लेकिन हो गई। अब 27वीं तरमीम के लिए भी दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं। अभी 7 तारीख को ये सेनेट में पेश की जाएगी और इतलात यही है कि 10 तारीख को शायद इसकी मंजूरी भी हो जाए। तो इतनी जल्दबाजी हुकूमत को किस चीज़ की है, जब वो ये भी कह रही है कि इस पर बहस भी होगी? तो 2-3 दिनों में बहस भी हो जाए, पेश भी हो जाए और मंजूर भी हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? असल में देखिए, अगर तो कोई चीज किसी जमहूरी प्रोसेस के जरिए होनी हो तो उस पर तो बहुत टाइम देना पड़ता है। उसके लिए बहुत डेलिब्रेशन होती हैं, कमेटीज में जाती है, कमेटीज से निकल के बातें आती हैं, पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है। तो अब इस वक्त तो ये हाल है कि पार्लियामेंट एग्जिस्ट नहीं करती,
ठीक है ना जी। जमहूरियत और सियासत एग्जिस्ट नहीं करती इस वक्त, तो जो ऑर्डर आ जाता है उसके मुताबिक तरमीम हो जाती है। और जो हुकूमत है इस वक्त, देखें ना, अगर आप पार्लियामेंट को देखें, आइन को देखें, तो जो आज बैठी हुई हुकूमत है वो भी ना बैठी होती। अब अगर वो बैठी हुई है तो वो काम भी वही करेगी जिस तरह वो बैठी हुई है, तो इसलिए उसका कोई इस वक्त वो नहीं है कि मतलब इसके ऊपर वो चाहें तो वो 1 घंटे में भी मंजूर करा सकती हैं, पहले भी होती रही है। तो इसलिए ये कोई मेरे नजर में ये डिस्कशन इस पे हो तो बहुत सकती है, एक एक जमहूरी बात भी लगती है, और ये सब चीजें जो है वो इसको उस तरीके से देखा भी जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई वो नहीं है, इशू नहीं है इस वक्त ना, कि मतलब इस पे कोई कि लंबा अरसे में होगी, छोटे अरसे में होगी, बस ये होनी है, हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी कि इसमें इसमें कुछ अख्तियारात हुकूमत के कम हो रहे हैं, ठीक है ना जी। कुछ 18वीं तरमीम के अख्तियारात इसमें से निकाले जा रहे हैं जो कि सूबों को दे दिए गए थे, सूबों में एक्सप्लॉयटेशन होती है उन हकूक की। इसी तरह हो सकता है कुछ और इंतजामी फैसले जो हैं अदलिया से मुतल्लिक और कुछ इदारों से मुतल्लिक वो भी इसमें आ जाएं। तो वो अभी उसके बारे में कुछ कहना तो कबल अज़ वक्त है, लेकिन अगर कुछ आएगा तो मेरा ख्याल जो कुछ भी आएगा लेकिन वो तोल में निकल जाएगा। दुरानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो यही उसका मौक़िफ़ रहा है कि 18वीं तरमीम पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो तो इसका बाकायदा तौर पर क्रेडिट भी लेते हैं। आपको पता है कि 18वीं तरमीम के वक्त जो है वो महीनों जो है वो उस पर बहस भी हुई, फिलहाल फिर उस पर हमने देखा 18वीं तरमीम हो भी गई। अभी 27वीं तरमीम को कहा जा रहा है कि ये इससे 18वीं तरमीम का खात्मा हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कितनी मुश्किल में होगी अगर ये 27वीं तरमीम मंजूर हो जाती है और पीपल्स पार्टी इसमें वोट भी देती है, तो कैसे ये तस्लीम कर लेगी वो जो कि कह रही है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम 18वीं पर? देखिए, पीपल्स पार्टी है किधर? पीपल्स पार्टी जरदारी साहब की फैमिली है। जरदारी साहब चाहते हैं उनका बेटा जो है आइंदा उसे कोई ओहदा मिल जाए, उसको मिलने के लिए वो जो चीज कुर्बान करनी है कर देंगे। बात यह है कि मैं आपको ये बता दूं कि अगर 18वीं तरमीम का पूरा, खैर मैं तो जिसे कहते हैं एनएफसी अवार्ड और बाकी इश्यूज पे 18वीं तरमीम, मैं ओनली पार्लियामेंटेरियन हूं जो आज ये क्लेम कर सकता है कि उसने 18वीं तरमीम के हक में वोट नहीं दिया। वो बाकी जो सबने दिया था 100% का -1। मेरा तो इसके ऊपर और मौकफ है, वो कभी फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं इस वक्त आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर इस वक्त 18वीं तरमीम को खत्म होने वाली भी कोई तरमीम आएगी तो पूरी पीपल्स पार्टी बाजमात बाखानदान खड़ी होकर उस पर अंगूठा लगाएगी। क्या इनका, देखें, ना इनका जमहूरियत इशू है, ना इनका आइन इशू है, ना इनका हकूक इशू है। असल इनका इशू इक्तदार है, और इक्तदार के बाद अपना जाती इक्तदार है, और जाती इक्तदार के बाद जाती मफादात हैं। और वो उन तमाम के हसूल के लिए वो किसी हद तक भी जाएंगे और हर वो काम करेंगे जो उन्हें कहा जाए। इसलिए चूंकि वो असेंबली में ही ना होते, ठीक है ना जी, अगर वो अवाम की राय पे राय पे आते होते, वो पिछले 2 इंतखाबात भी ना जीतते अगर वो अवाम की राय पे मुनहज़र होते। अब ये है कि इस वक्त उनके लिए कोई वो नहीं है, कोई उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। अवाम वो तो चाहते हैं कि एक पर्ची मिले और उस पर्ची के ऊपर वो पार्लियामेंट में चले जाएं, पर्ची के ऊपर उन्हें वजीर आजम बना दिया जाए, पर्ची के ऊपर वो आईनी तरमीम पास कर देंगे। अब इस आईनी तरमीम के जो असरात होंगे, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ केपी असेंबली है जो फॉर्म 45 पे आई हुई, बाकी तो सारी पार्लियामेंट 47 पे आई हुई। मतलब ये है कि आप मतलब जो एक इलिजिटिमेट डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन हो, उससे आप क्या लेजिटिमेसी डेवलप एक्सपेक्ट करेंगे? तो इसलिए ये तो मतलब करेंगे, और नून भी करेगी, पीपल्स पार्टी भी करेगी, और भी जो इनकी हमायती जिन्होंने 26 को किया था पास, वो सारे 27 को भी करेंगे, और अब वो मतलब सब कुछ करेंगे। कोई इसमें इज्जत बेइज्जती नहीं है उनकी, वो बस मुलाजिम है, मुलाजमत करेंगे। अच्छा दुरानी साहब, ये भी बताइएगा आप, अब ये 2 जमातों की तो हमने बात कर भी ली, इन दोनों का आपस में राब्ता भी हो गया, और इसहाक डार साहब तो ये कहते हैं कि 3 दफा जो है वो हमने इस पे मुशावरत भी कर ली हुई है और हमें आज पता चल रही है चीज। दूसरी बात कि मौलाना का 26वीं आईनी तरमीम में भी बड़ा एक रोल था,
और आपने देखा कि उनके घर में बार बार या तो हुकूमती वफ्द जा रहा था, बिलावल भुट्टो जा रहे थे अपने वफ्द के हमरा, पीटीआई भी वहीं पर जा रही थी और पीटीआई भी कुछ चीज़ों पर मुत्तफिक हो गई और उसके बाद उन्होंने बैक ऑफ भी कर लिया। इस दफ़ा 27वीं आईनी तरमीम में मौलाना का क्या रोल देखते हैं? क्या हुकूमत मौलाना की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? देखें, अगर 26वीं आईनी तरमीम ना हुई होती या इस शक्ल में ना हुई होती तो आज मौलाना की बड़ी बुक्कत होती। लेकिन 27वीं तरमीम के बाद क्योंकि अदालत का पूरा निज़ाम जो है वो सबवर्ट हो गया और उसके बाद फिर जो सीटें मिलनी नहीं थी गवर्नमेंट को वो मिल गई। इस वक्त तो गवर्नमेंट के अपने पास भी गालबन जो है वो 2/3 मेजोरिटी है। वो जो 2-4 बंदों को आगे पीछे करके वो अपने 2/3 वोट पास करा सकते हैं। मौलाना को वो एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस की वजह से तो वो यकीनन उनको चाहेंगे कि वो उनके साथ हों, लेकिन नंबर गेम में मुझे नहीं लगता कि अब उनकी वो हैसियत रह गई है जो पिछली दफा थी। और पिछली दफा उनको ये भी एडवांटेज था कि वो एंगेज थे विद पीटीआई, उस वजह से भी उनकी एक वो थी, मतलब न्यूसेंस थी और एक उनकी स्ट्रेंथ थी। लेकिन अब क्योंकि पीटीआई के साथ भी उनका डिस्टेंस गालबन उतना अच्छा नहीं है उनका कांटेक्ट, तो मुझे नहीं लग रहा कि उनकी बहुत इस सारे सीन में सिग्निफिकेंस होगी। लेकिन हुकूमत कोशिश करेगी कि उनको जो है अपने राइट साइड पर रखे। ये उनका राइट भी है कि वो उनको राइट साइड पर रखने की कोशिश करें। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद फिर आगे मेरा ख्याल है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज तो इसी में है कि वो अगली तरमीम को भी मतलब ताउन करें। अच्छा दुरानी साहब, हमने देखा कि आपने भी कुछ टाइम पहले की बात है कि आप चाह रहे थे कि मुल्क में सियासी दर्जा हरारत जो है ना उसे कम किया जाए। आपने उसके लिए बड़ी एफर्ट भी की, कुछ मुलाकातें भी की आपने। कुछ ऐसी एफर्ट जो है ना फवाद चौधरी साहब भी कर रहे हैं। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात भी की है, इमरान इस्माइल ने भी की है, महमूद मौलवी ने भी की है। वो कहते हैं कि हम वुज़रा से भी मिलेंगे, हुकूमत से भी मिलेंगे, तो एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा फवाद चौधरी की एफर्ट जो है वो कितनी कामयाब हो पाएगी? क्या सियासी तौर पर डायलॉग की तरफ आ सकते हैं? क्या पीटीआई को मुज़ाकरात की तरफ ये लोग लेकर आ सकते हैं या फिर पीटीआई को कुछ रिलीफ मिल सकता है इस एफर्ट से? देखिए, अब इसके दो दो इसके एनालिसिस हैं। एक तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये कोई बुरी वो नहीं है, एफर्ट नहीं है, अच्छी एफर्ट है। जो लोग जेल में पड़े हुए हैं उनको बाहर लाने की कोशिश करना कोई बुरी बात नहीं है। एजाज चौधरी साहब है इस वक्त जेल में, महमूद रशीद साहब है, डॉक्टर साहब है, मतलब ये सारे 70 साल से ऊपर उम्र के हैं। मुख्तलिफ इनको मतलब एलिमेंट्स भी हैं, तकालीफ भी हैं, मेडिकेशंस पे हैं। अगर इनको हुकूमत छोड़ती है और इसके अंदर मतलब कोई फवाद साहब या कोई भी एक अच्छा रोल प्ले करता है तो मैं समझता हूँ इससे मुल्क का माहौल अच्छा होगा, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि ऐसी किसी एफर्ट को पीटीआई किस तरह लेगी और पीटीआई की लीडरशिप किस तरह लेगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि वहां पर एक कंप्लीट वो पाया जाता है रिएक्शनरी। बल्कि मैं आपको इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल है ना उसमें यह है कि इमरान खान साहब का और इस्टेब्लिशमेंट का जो एक इस वक्त टकराव की कैफियत है, अगर मैंने इसमें कोई रोल प्ले करना हो या मैं इसमें कहीं कोई राय दे सकता तो मैं खान साहब को भी यही राय देता और इस्टेब्लिशमेंट को भी यही राय देता कि इन स्ट्रेसेस को कम करने। इसके नतीजे में एक तरफ तो मुल्क के अंदर एक हमाहंगी पैदा हो जाएगी, दूसरी तरफ जो हुकूमती एक्सप्लॉयटेशन है पब्लिक के ऊपर वो भी कम हो जाएगी और हुकूमत को ज्यादा डिलीवर करना पड़ेगा। दहशतगर्दी को डील करने के लिए हमारे पास ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएंगी और हम दबाव डाल सकते, कंपटीशन आ जाएगा कि जी एक सूबा अच्छा करे दूसरा भी अच्छा करे। तो इस वक्त जो ये तकाजा है कि स्ट्रेसेस को कम किया जाए, टकराव को डाउन लाया जाए, टेम्परेचर को कम किया जाए, ये पीटीआई को ये चीज सूट करती है, ये एस्टैब्लिशमेंट को भी सूट करती है। नहीं सूट करती तो ये हुकूमत को सूट नहीं करती। क्योंकि जहां ये टेम्परेचर डाउन आया वहां हुकूमत की जो एक्सप्लॉयटेबिलिटी है वो भी डाउन चली जाएगी। हुकूमत जो जिस जिस
प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, वो प्लेटफॉर्म कमजोर हो जाएगा। इसीलिए जो है वो ये काम नहीं होने देते। और अभी ये जब मिले भी हैं तो इसके बाद उन्होंने जी। ऐसा माहौल बनाया जिसमें कि उन्होंने सबको एंगेज कर लिया और इस चीज को एक बुरी एफर्ट की शक्ल में उन्होंने बनाने की कोशिश की। हाँ, हुकूमतें ये करती हैं और हुकूमतों के ये इस्तेहकाक भी होता है कि वो ये करें, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि इस वक्त सियासी तकाजा, अगर दोनों का देखें, दोनों किसी ने हर कोई किसी न किसी डिग्री में तो सियासत कर रहा होता है ना। पीटीआई की सियासत का तकाजा यह है कि वो इस वक्त हुकूमत के साथ कन्फ्रंट करे और इस्टेब्लिशमेंट से कन्फ्रंट ना करे। उनका कोई वो आपस में कोई उनका कोई टकराव की वजह नहीं है। वो तो भाई वो भी हुकूमत है, देखें लेकिन जो लेकिन फरहानी साहब, अभी तो हाल ही में तो नए सीएम साहब आए हैं, वज़ीर आला केपी सुहेल अफरीदी आए हैं और आते साथ ही बड़े सख्त बयानात उन्होंने दिए हैं और बज़ाहिर यही लग रहा है कि टकराव या तसादुम की पॉलिसी वो लेकर आए हैं। ऐसे में आप जैसे कि खुद भी कह रहे हैं कि केपी जितनी भी गवर्नमेंट है वो फॉर्म 45 की है, तो आप खुद क्यों नहीं अपना एक रोल प्ले करते, सुहेल अफरीदी को खुद क्यों नहीं समझाते और कोई रास्ता निकले? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बारहा कह रही है हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल पा रहा, और सबसे बढ़ के तो अभी हमने देख लिया कि 4 दफा वो गए हैं अडयाला लेकिन उनकी मुलाकात भी नहीं हो पाई, तो कैसे ये मामला तय हो सकते हैं? आप इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, मेरा तो खैर मैं तो रोल के बारे में बड़ा क्लियर हूँ कि ऐसे मामलात में अगर कोई भी रोल प्ले करना हो तो वो ट्रैक 2 पे होता है, ऑन द सरफेस नहीं हो सकता। कोई भी जिन्होंने प्ले भी करना है, मैं उनको भी यही मशवरा देता हूँ कि वो इसको ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के ऊपर करे, ताकि जब इसकी कोई खबर आ जाती है तो फिर हजार उसमें से मफरूजे और हजार कॉन्स्पिरेसी थेरीज जो है वो निकल आती हैं। फिर सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग जो है वो अपनी फायरिंग शुरू कर देते हैं, वर्कर्स जो है इमोशनल होके निकल आते हैं। इस वक्त मैं पीटीआई को ये कहूंगा कि पीटीआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो इमरान खान साहब की रिहाई से बड़ी अहम चीज ये है कि वो इमरान खान का ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करने के लिए इमरान खान को रास्ता। मैं मिसाल देता हूं कि नेल्सन मंडेला जो था, रिहाई उसका इशू नहीं था। उसका इशू ये था कि अगर उसको रिहाई मिले तो वो अपने उस ऑब्जेक्टिव को वो करे, मतलब इनेक्ट करे, जिसके लिए उसने सालों तक जेल बर्दाश्त की। खान साहब ने जितनी भी कुर्बानी दी है, जो कुछ भी दी है, उसकी बुनियादी वजह ये, वरना जेल से अगर उन्होंने निकलना हो तो आज वो जिस वक्त चाहे जहाज बाहर खड़ा होगा और वहां से वो चले जाएंगे बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। इवन बनी गाला भी आ सकते हैं अगर आना चाहें। लेकिन खान साहब का प्रॉब्लम यह है कि ना उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करना है और ना ही उन्होंने मुल्क से बाहर जाना है। जब ये दोनों बातें नहीं करनी तो पूरी पीटीआई को ये कोशिश करनी चाहिए कि उनका ऑब्जेक्टिव अचीव, ऑब्जेक्टिव जो होता है सियासी पार्टियों का, वो टकराव से ज्यादा वो डायलॉग और पॉलिटिकल एक्टिविटी से होता है। यही इस वक्त चैलेंज है, मैं समझता हूं, पीटीआई की लीडरशिप के लिए कि वो एक ऐसा पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स लें एक के बाद एक, जिनके नतीजे में उनके लिए टकराव और उनके लिए जो सख्तियां हैं, उनके वर्कर्स के लिए सख्तियां हैं जो कम हो, उन्हें एक्सप्रेशन का मौका मिले, उनकी लीडरशिप को जो है और क्या मौजूदा ज्यादा पीटीआई की स्पेस क़यादत मिले। में ये अहलियत है कि अपने लोगों की मुश्किलात खत्म कर सके या कम कर सके या इमरान खान को रिहाई दिलवा सके? मेरा ख्याल ये है कि मेरा ख्याल ये है कि देखें, ये लीडरशिप्स में ये कहना कि उनमें ये कैपेसिटी नहीं है, ये इस वक्त मुनासिब नहीं। कैपेसिटी सब में होती है, लेकिन इसमें हुकूमत का गिरफ्त इस वक्त बहुत साफ है। हुकूमत जो है वो पीटीआई की किसी ऐसी लीडरशिप को जो कि माहौल की स्ट्रेसेस को कम करना चाहती हो, उसको वो स्पेस नहीं देती, बल्कि उनको सडनली जो है, देखें अब ये आ गए थे, नए सीएम आ गए थे, हुकूमत का तो ये काम था कि उनको जल्द अज जल्द जो है वो, मतलब मिलवाने में क्या तूफान आ जाएगा, मतलब मैसेजेस तो सारे आ जा रहे हैं, इधर से भी आ जाते हैं, उधर से इमरान खान साहब से मिल लेते तो कौन सा तूफान आ जाना था। फिर ये है कि अगर एंगेजमेंट वो बढ़ाते हैं तो बढ़ी हुई एंगेजमेंट जो है वो बेहतर रिजल्ट्स देती है। लेकिन हुकूमत इस वक्त किसी किस्म की बेहतरी को अपने लिए अबतरी समझती है। कोई सियासी टेम्परेचर डाउन होना जो है वो हुकूमत की इलजिटिमेसी को हाईलाइट कर देता है। इस वक्त अगर रिकंसिलिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो हुकूमत इररेलेवेंट हो जाती है।
हुकूमत ने अपनी सारी रेलेवेंस जो है वो इस चीज पे हिंज की हुई है कि टकराव रहे, लड़ाई रहे, झगड़ा। ये तो अफगानिस्तान से जंग डाल लेते हैं, इतने नादान है। मतलब यह है कि इस वक्त इंडिया को दबाने का वक्त था, उस वक्त अफगानिस्तान से जंग शुरू कर, मतलब। और फिर यह है कि जी अब दुनिया के अंदर जहां भी मर्जी घूमते फिरे, इतनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान की कौम ने हासिल की इंडिया के खिलाफ। क्या फायदा दिया इन्होंने कौम को अब तक? अपने दौरे कर लिए, हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, वो जी पेट्रोल उस पे ले लिया, फ्री पे ले लिया, या उस पे ले। भाई कोई चीज अवाम को भी तो ट्रांसफर करो कि 5 पैसे हमारे लिए भी, पेट्रोल मोटरसाइकिल वाले के लिए जिसने आधा लीटर डलवाना होता है उसको भी कोई फैसिलिटी दे दो। चीनी तो 180 से 225 हो गई, गंदम जो है वो उसको महंगा कर दिया, उसके बाद जो है बिजली जो है वो सस्ते होने को नहीं आ रही, रोज की झूठी खबर आ जाती है सस्ती हो गई, और बिजली सस्ती होती नहीं। और कौन सी चीज है जो कि हुकूमत के लोग चला रहे हैं और वो अवाम के लिए महंगी नहीं हो रही? कई 100 रुपया पर जो है, मैं एग्जैक्ट फिगर आपको दे सकता हूं, मैं एहतियात करता हूं, हर रोज चेंज हो जाता है। ये कितना पेट्रोल के ऊपर कितने 100 जो है हर बंदा टैक्स हुकूमत को देता है, और ये कहते हैं कि हम इस टैक्स को ज्यादा करके हम सड़कें बनाएंगे। सड़कें बनाओगे यार, तुम अपने सर पे सड़कें बनाओगे, तुम उसमें से कमीशन खाओगे और क्या करोगे? सड़कें तो बन नहीं रही, चलो बन भी गई, भाई पेट में रोटी नहीं है तो सड़क पे क्या चलाएंगे? जिस मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डलवा सकते उसको कहां भगवाएंगे? अच्छा, तो अब ये चीजें तो अब हुकूमत इंडस्ट्री बैठा दी है इन्होंने महंगी बिजली के जरिए, इन्होंने अवाम की मईशत को तबाह कर दिया। लेकिन फिर भी यह है कि लड़ाई इन्हें चाहिए, और लड़ाई से ये अपना फायदा लेना चाहते हैं और अपनी हैसियत। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर सियासतदान, आपने हमें वक्त दिया। और जैसे कि आप मईशत पर भी बात कर रहे थे कि अवाम का मेयार ज़िंदगी जो है वो बुलंद नहीं हुआ, लेकिन हुकूमती दावे जो हैं वो बहुत बुलंद हैं। हुकूमत कहती है मईशत दुरुस्त हो गई है, लेकिन अवाम तक वो मईशत के असरात जो है वो नहीं पहुँच पाए। अगले हिस्से में हम मईशत पर ही बात करेंगे और देखेंगे कि अभी तक हुकूमती दावे और रियलिटी जो है उसमें फ़र्क कितना है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मईशत सिर्फ आदाद शुमार की जंग नहीं बल्कि एक आम पाकिस्तानी के रोजमर्रा की जिंदगी का हल है। हुकूमत की जानिब से दावे किए जाते हैं कि मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है, रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है और IMF की किस्त भी जल्द जारी हो जाएगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि यह बेहतरी किसके लिए है? क्या आम आदमी ने इसका कोई फायदा महसूस किया है? दुकान पर हम जाएं तो आटा महंगा है, तेल महंगा है, सब्जी महंगी है, चीनी की कीमतें हैं उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका हुआ है। यह है वो हकीकत जिसे हम मुआशी इस्लाहात के नाम पर छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ अगर टैक्स की बात की जाए तो टैक्स के आदाफ हैं, बजट में बड़े बड़े आदादो शुमार जो हैं वो सामने रखे जाते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि टैक्स का बोझ हमेशा तनख्वाहदार तबके और गरीब पर ही पड़ता है। IMF की किस्त भी मिल जाए तो उसके बदले में आवाम से सब्सिडीज छीन ली जाती हैं, बिजली महंगी कर दी जाती है, पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है और लोगों का जीना जो है वो मुश्किल कर दिया जाता है। आखिर ये मईशत का जो घोरक धंधा है, ये आवाम कैसे इसको समझे? हुकूमत एक जानिब कह रही होती है कि जनाब हमने बड़ी मुआशी बेहतरी ले आए हैं, हमारी सम दुरुस्त हो चुकी हुई है, लेकिन आवाम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उनके लिए महंगाई भी वैसी है और मुश्किलात भी पहले से ज़्यादा हैं। बात करेंगे हमें हमारे मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने ज्वाइन कर ली। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमें क्लैरिफाई भी कर दें, एक जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत बड़ी से बड़ी कामयाबियां समेट रही है, उसको सेलिब्रेट भी कर रही है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले दे के कहा जाता है कि अब हमारी मईशी सिमत जो है वो दुरुस्त हो चुकी हुई है, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी जो है वो नहीं समझ पा रहा क्योंकि वो इफेक्ट अभी तक उस तक पहुंच नहीं पाया। आखिर उसे कितना इंतजार करना पड़ेगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जो इंट्रोडक्शन सामने रखा है उसी को लेकर आगे चलते हैं। सो व्हाट इज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इन पाकिस्तान राइट नाउ? इट इज एग्जैक्टली बिहेविंग कि जैसे इकोनॉमीज बिहेव करती हैं जब वो IMF की इंगेजमेंट में होती हैं। 2-3 साल पहले चले जाएं, ज़र मुबादला के ज़खायर $3.5 अरब थे और एक डिफॉल्ट की सी सूरत हाल मुल्क में बनी हुई थी। IMF की एग्रीमेंट होता है, आज $14.5 अरब के ज़खायर हैं। अफरात ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह 29% थी 23 में, 2024 में ये तकरीबन 24% थी, पिछले साल 5.5-6% पे आ गई, इस वक्त तकरीबन 6% के इर्द गिर्द चल रही है। सो कीमतों के बढ़ने की शरह में नुमाया कमी आ गई है, कीमतें बढ़ रही हैं, सो आम आदमी पे इफेक्ट है। बैरूनी खसारा संभल गया है
अंदरूनी खसारे को संभालने के लिए अ लार्ज पार्ट ऑफ द न्यू टैक्सेशन हैज कम थ्रू, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का जो टैक्स है वो अगर सुपर टैक्स ऐड करें तो 39% पे है, उसमें अगर आप और ये जो वेलफेयर फंड्स वगैरह होते हैं वो ऐड करें 45%, 15% उस पर एक डिविडेंड टैक्स है तो वो 60% बन जाता है अगर मैंने पैसे निकालने हो। आपकी सैलरी पे 38% ऑन द हायर ब्रैकेट, लेट्स से यू आर अ ग्रेट एंकर, यू अर्न द हाई सैलरी, सो आप 38% तक दे सकते हैं। सो एक हार्ड वन स्टेबिलिटी है जो आई है, जिसमें अफरात-ए-ज़र कम हुई, बैरूनी खसारा संभला, रिजर्व्स का बिल्डअप हुआ। ये एक टिपिकल बिहेवियर है कि मैक्रो जो है वो संभल जाता है, पर असल स्टोरी ये है कि 24वीं बार आईसीयू के डॉक्टर के दर पे खड़े हैं। 15-16 अरब डॉलर मौखर कराए हैं दोस्तों से, जो पे करने थे वो नहीं कर सके 25 अरब डॉलर में से, तो उनको मौखर कराना पड़ा। बट ये बात दुरुस्त है कि इसने एक स्टेबिलिटी दे दी है, एक वक्त और एक स्पेस दी है कि अब हम वाकई वो सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकें इकोनॉमी का, जो कि करे बगैर आप ना आईएमएफ से निकल सकते हैं, ना ही आप इस पायादार स्टेबिलिटी को, और ये पायादार स्टेबिलिटी है इस वक्त, इसको एक ग्रोथ फ्रेमवर्क में तब्दील कर सकते हैं। और उसकी क्या वजह है? आप अगर पहले 4 माह का ट्रेड डेफिसिट देखें तो वो 38% ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। दैट मीन्स कि जैसे ही इकोनॉमी संभली है, जैसे ही इंपोर्ट थोड़ी सी खुली है, 6 अरब डॉलर अक्टूबर में क्रॉस किया है उसने, तो जो हमारी एक्सपोर्ट है उसने उसके साथ कदम बढ़ाया नहीं है उस तरह से। सो हमारा जो बैरूनी खसारा है वो दोबारा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? 22% का पॉलिसी रेट था, 11% का हुआ। आपने कहा यार मैं गाड़ी खरीद लेता हूं, अब तो मुझे सालाना सिर्फ 11 लाख करोड़ पे देने पड़े। सीबीयूज इंपोर्ट हुए, जैसे ही इंपोर्ट बिल बढ़ना शुरू हुआ, अगेन द सेम स्टोरी केम अप। सो ये मौका है, ये वक्त है, ये स्पेस है। इट्स अ हार्ड वन मैक्रो स्टेबिलिटी एंड इट इज प्योरली बिकॉज आईएमएफ की इंगेजमेंट की वजह से अथॉरिटीज ने इस सारे सिनेरियो को इस तरह कैरी फॉरवर्ड किया है, विच इज अ गुड स्टोरी दैट दे हैव रिटन। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। जुबैर उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हुकूमत जी बड़े बता रही है कि बड़े बड़े एमओयूज, वो कहते हैं 200 एमओयूज जो है अभी तक हुकूमत जो है वो साइन कर चुकी हुई है, और अगर देखा जाए तो 25 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान आनी है, अभी तक आया कुछ नहीं है। तो इसको हम कितना सेलिब्रेट करें? और हुकूमत जिस तरह से पोर्ट्रे कर रही होती है, अब भी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हमारी माशी सिम जो है वो दुरुस्त होगी हुई है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात कर ली जाए तो हम तो देख रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ से अपना पैसा निकाल के बाहर लेके जा रही है, हुकूमत कह रही है हम बड़े बड़े साइंस कर रहे हैं एग्रीमेंट। So that's the very important next point to discuss कि अगर एक मैक्रो स्टेबिलिटी है जो एक प्रीकर्सर है कि आप अपना वक्त और स्पेस उस तरह इस्तेमाल करें, आपका इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 13-13.5% चल रहा है, जो कि लोएस्ट है। साउथ एशिया में भी कम है, ईस्ट एशिया से कंपेयर करें तो 30-35% अपनी इकोनॉमी के हुजम का वो री इन्वेस्ट करते थे, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर। अगर आप सारे लॉन्ग टर्म मेजर्स को छोड़ भी दें तो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर। अब इसमें 3-4 किस्म की है। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी कम हुई है पाकिस्तान में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। सो पब्लिक सेक्टर का जो प्रोग्राम है, बिकॉज हम एक खसारों में रहते हैं, वो नहीं है। इसी तरह जो प्राइवेट सेक्टर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और एफडीआई देखें 1.5 से 2 अरब डॉलर है पिछले 20 साल का डेटा। आज सुबह ही मैं आई वाज राइटिंग अ पेपर ऑन पाकिस्तान एफडीआई, तो मैं देख रहा था। अब ये क्यों नहीं है? क्योंकि क्या आपकी बिजली कंपेटिटिव है? क्या आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कंपेटिटिव है? क्या आपकी एक लिबरल इकोनॉमी है? क्या आपकी स्किल्ड लेबर अवेलेबल है? ये हैं वो देर पा चीजें। हमने एक ऐसी इस वक्त इकोनॉमी को जिसे कहते हैं कार्व आउट कर दिया है जो बहुत हाई है, जिसे आप कहते हैं ना कंजम्पशन में 94% है हमारा कंजम्पशन की शरह, तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट आएगी कहां से? इसी तरह जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छी बात है कि लोग प्लॉट खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, बट वो नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है। जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई ना, हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इट इज नॉट ओनली कि मुझे बाहर से पैसे चाहिए। देखिए, बाहर से वो पैसे चाहिए जो एक्सपोर्ट क्रिएट करें। अगर वो पाकिस्तान में ही आकर बाहर से चीजें लाकर पाकिस्तान की इकोनॉमी में बेचेंगे और फिर वो डिविडेंड की सूरत में वापस ले जाएंगे, तो वो तो एक अनसर्टिनिटी क्रिएट कर देंगे कि मुझे डॉलर वापस भेजना है। हमें वो एफडीआई चाहिए जो कि माइंस एंड मिनरल्स में लाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी अच्छी बात है कि वो एक्सपोर्टेबल
चीज क्रिएट करे। हमें उन सेक्टर्स में आना है कि वहां पे नो हाउ का ट्रांसफर हो, ताकि पाकिस्तान की लेबर पाकिस्तान में रहकर कार्व आउट कर सके वो प्रोडक्ट्स जो बाहर बेचे जा सके। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना है। देखिए ये हैं डिफिकल्ट थिंग्स टू डू। पाकिस्तान को स्टेबिलिटी देना एक रिलेटिवली शॉर्ट टर्म में एक डूएबल चीज है। जैसे ही आप अपनी इकोनॉमी को स्लो करते हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट 3% पे ले आते हैं, 2.5% पे ले आते हैं, तो आपकी इकोनॉमी स्लो हो जाती है, डिमांड टूट जाती है, तो ये स्टेबिलिटी आ जाती है। बट प्राइवेटाइजेशन करना, एनर्जी एफिशिएंसी लाना, प्रोडक्टिव कैपेसिटी जिसका मतलब है पैदावारी सलाहियत बढ़ाना, ये एक डिफरेंट बॉल गेम है। इस तरफ जो तवज्जो है, अदराक जरूर है, पर कैन वी डू दिस सर्जरी? आई एम नॉट श्योर कि इतनी डेप्थ में जाकर ये सर्जरी 3 से 5 साल में की जा सके। असल प्रॉस्पेरिटी क्या है? व्हाट आर द पीपल आस्किंग फॉर? नौकरी मिलनी चाहिए। 20-25 लाख हमारा बच्चा और बच्चियां निकलते हैं स्कूल कॉलेजों से हर साल, नौकरी मिलनी चाहिए। उसके लिए तो 5-7% मिनिमम ग्रोथ रेट होना है। हम इस साल 3% ग्रो करेंगे। इसका मतलब यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम मीट नहीं कर सकते, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो सकता है। पर ये एक स्टोरी इस वक्त ऐसी लिखी जा सकती है, टेल विंड्स 10 मई, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, सीपेक 2 का होना, डिफेंस पैक्ट का होना, यूएई के साथ, पूरे मिडल ईस्ट के साथ, केएसए के साथ ताल्लुकात अच्छे होने। मुझे कोई बता दे कि 78 साल में कभी इतनी टेल विंड्स थी? उसको मैक्रो स्टेबिलिटी ऐड करें। अगर अब भी ये सर्जरीज नहीं करेंगे तो आई थिंक ऐसा नादिर मौका कि दुनिया भी आपके साथ खड़ी हो गई है, शायद दोबारा नहीं आएगा। आई रियली थिंक कि पाकिस्तान इज सो राइप फॉर अ डीप स्ट्रक्चरल चेंज एंड आई रियली होप कि वी कैन डू इट। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, सोलर की भी बात कर लेते हैं। पहले गवर्नमेंट ने आवाम को कन्विंस किया कि जी आप सोलर लगाएं, इसमें बड़ा फायदा है। अब वो कह रहे हैं जी आपसे एक तो बिजली नहीं खरीदेंगे हम, दूसरा ये है कि सोलर पर और इंटरनेट पर टैक्स लगाने की बातें हो रही हैं। तो गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या इस हद तक जा सकती है, और क्या सोलर और इंटरनेट जैसी चीजों पर टैक्स लगना चाहिए आपके ख्याल में? तो इंटरनेट पे तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। इंटरनेट तो उस किताब की तरह है कि जितनी किताबें मुफ्त दे देंगे, तो एक कुक है ना, वो जाकर वहां पे पढ़ेगा कि यार रेसिपी क्या है, समझेगा यूट्यूब पे और बेहतर खाना बनाएगा, उसको बेहतर नौकरी मिलेगी। मेरा एक कुक होता था, वो बहुत पढ़ा लिखा था, मैं उसको पढ़ाता था घर पे। उसने पढ़ाई लिखाई की, उसने बहुत से खाने सीखे, वो इस वक्त ओमान में कुकिंग करता है। ऑल ग्रेट, दैट्स द ग्रेट स्टोरी। ये इंटरनेट की वजह है। इसी तरह जो ITES में काम करता है, उसके लिए इंटरनेट बड़ा जरूरी है ताकि वो रेवेन्यू अर्न कर सके, 3.5-4 अरब डॉलर का जो हम उनसे लेते हैं। इसको तो मुफ्त कर देना चाहिए पाकिस्तान में। अगर स्टेट सब्सिडी कहीं देनी चाहिए तो पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी शुड बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं ये कहता हूं, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, हर बच्चे के पास ये होना चाहिए ताकि वो तालीम हासिल कर सके। हम छोटे थे तो ब्रिटानिका खोल के समझते थे, अब तो AI जनरेटेड चीजें समझ जाते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि दिस इज अ मस्ट, दिस इज द फ्यूचर। तालीम भी आ सकती है इस पे, ये तो इसमें बिल्कुल क्लैरिटी रखी। जो दूसरी चीज है सोलर, देखिए दैट्स अ मच मोर डीपर थॉट जिसमें आनी चाहिए। 12,000 मेगावाट के करीब सोलर आ गया है पाकिस्तान में। अब आप मुझे खुद बताएं, जो मुल्क बिजली में सरप्लस हो इस वक्त, 45,000 मेगावाट की कैपेसिटी है इस मुल्क में लगी हुई। मुश्किल से विंटर में ना 10-12,000 मेगावाट से ऊपर की कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं होती। क्यों? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुई, डोमेस्टिक डिमांड टूट गई है, महंगी हो गई हैं चीजें। हालांकि हुकूमत ने कुछ कोशिश की है कि इनके निर्खों को कम किया जाए। अब अगर सोलर को बढ़ावा देते चले जाएंगे, और सोलर कौन लगा रहा है? मिडिल टू अपर मिडिल लोग ही लगाते हैं, जिनके छतों पर ये लग सकता है या जो फैक्ट्रियों में लगा सकते हैं। वी हैव टू रैशनलाइज दिस, इसमें कोई शक नहीं। दैट डजंट कम थ्रू टैक्सेशन, दैट कम्स थ्रू द राइट प्राइसिंग। आई थिंक जो प्राइसिंग मैकेनिज्म था पहले, उसको जरूर रीथिंक करना चाहिए, ताकि इसका फायदा जो है, जो हो चुका है वो तो ठीक है, 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट हैं, बट आने वाले वक्तों में इसकी थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी इनटू द लोकल जो हमारी ग्रिड है उस पर जरूर आनी चाहिए, बट नॉट टू द एक्सटेंट कि इसको हम अनलॉक ना कर सकें। एनर्जी सेक्टर, मैं हमेशा कहता हूं, एक तंजीम नौ मांगता है। एनर्जी सोर्सिंग क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, प्राइवेटाइजेशन कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क्स को कैसे ठीक करेंगे, पॉलिसी मेकिंग में किस तरह आप जिद्दत लाएंगे, और रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, ये जो अभी बात की है, मार्केट कैसे बनेगी, ये एक ब्रॉडर डिबेट है जिसको करना चाहिए। सोलर इसका एक जुज है जिसमें हमें जाकर देखना है, बट इसको भी
ग्रीनिंग ऑफ पाकिस्तान और जिसे कहेंगे जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन एट अ राइट रेट, राइट फाइनेंसिंग, राइट प्राइस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान और यही फ्यूचर है। सो इसको कैसे वीव इन करना है ये सोचना पड़ेगा। पहले शायद बहुत हमने मराद दी थी, अब उस टाइम का शायद हम गुजर चुके हैं उस वक्त से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपने वक्त दिया और काफ़ी चीज़ें आपने बताई भी और हुकूमत को मशवरे भी काफ़ी दिए, लेकिन हुकूमत जो है वो अक्सर मशवरों पर अमल नहीं करती और आवाम के लिए एक सरप्राइज़ ही होता है। बजट देखा जाए, आवाम को इंतज़ार होता है कि जनाब हमें इस बजट में हमारे लिए क्या है, तो होता है उनके लिए जी इतने भारी भरकम टैक्सेस होते हैं। ख़ास तौर पर हम जैसे जो नौकरी पेशा लोग हैं वो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, तो हुकूमत इनसे टैक्स भी लेती है, उसके बाद भी ये कहती है कि जी हमारे टैक्स टारगेट अभी भी पूरे नहीं हुए, अभी भी हम सोलर पर टैक्स लगाएंगे, अभी भी हम इंटरनेट जो कि एक ह्यूमन राइट जिसे कहा जा सकता है कि जिस तरह की ज़रूरत बन चुकी हुई है अब, उस पर भी हुकूमत टैक्स लगाने का सोच रही है। तो देखते हैं कि हुकूमत आने वाले दिनों में क्या मुआशी इस्लाहात लेकर आती है और आवाम पर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। कुछ दीगर मौज़ूआत पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इंडिया ने गुजरात और राजस्थान की मगरबी सरहदों पर तीनों मुसल्लह अफवाज की एक बड़ी जंगी मशक शुरू की है और ये मशक जो है गुज़श्ता हफ्ते शुरू हुई, जो 13 नवंबर तक जारी रहेगी। तरशोल नाम की इस मशक में पाकिस्तान से मिलने वाली मगरबी सरहदों के सहराई इलाके हैं और गुजरात के सरक्रीक के खित्ते से लेकर बहीरा अरब में मशक़ें भी शामिल हैं। दिफाई माहिरीन इसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सबसे बड़ी जंगी मशक करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ DGISPR ने सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी और उसमें कहा था कि भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने जमीन, समंदर और फजा में जो कुछ करना है कर ले, भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। जबकि गजा में आलमी फौज की तैनाती के लिए अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूरी मांग ली है और यह फोर्स गजा बोर्ड ऑफ पीस के मशवरे से तश्कील दी जाएगी, जिसकी सदारत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। और इन तमाम अमूर पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तजज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब। जनरल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, ये जो भारत की जानिब से जंगी मशक का आगाज़ किया गया है जो कि 13 नवंबर तक जारी रहेगी, कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो ये बड़ी मशकों में इसका शुमार होता है। इन मशकों को आप किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं और पाकिस्तान को कितनी नजर रखनी चाहिए इस मामले पर? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जैसा हमने देखा कि मई 25 में इंडिया को बहुत सीरियस हजीमत और एम्बैरेसमेंट उठानी पड़ी। एक मुल्क जो कि अपने आप को रीजनल पुलिसमैन प्रोजेक्ट कर रहा था, रीजनल पावर प्रोजेक्ट कर रहा था, उसको बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान ने शिकस्त दी। तो उसके बाद से जो इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट, वो इस दर पे है कि अपनी जो ऑनर है उसको रीडीम करें। और उनके इलेक्शंस भी आ रहे हैं नवंबर में बिहार में। जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे मई का मार्का करने के, उसमें तो वो बुरी तरीके से नाकाम हुए। डिप्लोमेटिकली उन्होंने लूज किया, नैरेटिव वाइज उन्होंने लूज किया और मिलिट्री जो कन्वेंशनल डोमेन में तो डेफिनेटली लूज किया। तो इस सारे सिनेरियो में ये जो एक्सरसाइज है, एक तो इसका एरिया का ऐसा चुनाव किया गया जहां पे के तीनों सर्विसेज की एप्लीकेशन हो सकती है। एक तरफ उसके सी है और वहां पे जो लैंड है वहां पे लैंड कंपोनेंट भी आ सकता है और एयरफोर्स भी एम्प्लॉय हो सकती है। तो एक तो एरिया इस तरह का चूज किया गया। दूसरा, जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उस सिचुएशन को भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान को मजबूर किया जाए टू मुख्तलिफ डायरेक्शन में देखने का। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से लास्ट टाइम वी गेव देम अ ब्लडी नोज, इस दफा उससे भी बुरी तरीके से हम उनको शिकस्त देंगे। और मेरी ये फीलिंग है कि इंडिया वो पागलपन नहीं करेगा कि वो एक्चुअल कोई ऑपरेशन करे। इन एक्सरसाइजेस का टोटल मकसद ये है कि पाकिस्तान को एक तो प्रेशराइज करना, जो पाकिस्तान नहीं हो रहा, और दूसरा जो इंटरनल ऑडियंस है जिन्होंने वोट डाल रहे हैं बीजेपी को, उनकी कोई ना कोई उनकी तसल्ली की जाए कि इंडिया जो है वो अभी भी ऑफेंसिव मोड में है। सो कोई परेशानी की बात नहीं है सच। और ये आप देखेंगे कि बाय द ड्यू डेट ये एक्सरसाइजेज कंक्लूड हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। अदरवाइज हमारे जो उनको जैसे लास्ट टाइम हुआ था, इंडिया को लेने के देने पड़ जाएंगे।
अच्छा जनरल साहब, ये तो हमें पता ही है कि भारत के अंदर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट जो है वो बड़ा बिकता है और बड़ा पॉलिटिकल बेनिफिट भी मोदी जो है वो कई बार ले भी चुके हुए हैं। जैसे कि आपने खुद भी कहा कि बिहार में इंतखाबात हो रहे हैं और कल भी हमने देखा कि DGISPR ने जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उन्होंने ये कहा कि भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अब आपको लगता है कि खतरा अभी भी मौजूद है? वो अलग बात है कि हमने भारत की काफ़ी पिटाई भी की, पूरी दुनिया ने इसको तस्लीम भी किया, लेकिन अभी भी कुछ खतरात मौजूद हैं। देखिए, भारत जो है ना, दे आर इन अ catch-22 सिचुएशन। इलेक्शन उनके इतने नजदीक आ चुके हैं जिनकी खातिर उन्होंने मै का मार्का किया था और उनको मुंह की खानी पड़ी और वो बैकफायर कर गया। अब इलेक्शन इतने नजदीक आ चुके हैं कि इस वक्त वो इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं तो ग्रेटर चांसेस हैं कि पहले से ज्यादा एम्बैरेसमेंट होगी। और अभी अगर उनके थोड़े बहुत चांसेस हैं भी इलेक्शन में कोई रीजनेबल परफॉर्मेंस देने की, उसके चांसेस और भी फर्दर मिटिगेट और कम हो जाएंगे। तो वैसे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पागल दुश्मन से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई चीज रूल आउट नहीं की जा सकती। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो और उस पर अगर मैं देखूं कि जो ग्लोबल पावर्स हैं, US जो है वो भी इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है कि इस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो, और चाइना भी नहीं चाहेगा, वो भी, उसकी भी कोशिश है कि इस रीजन में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कम किया जाए। और इंडिया की जो अपनी इन्वायरमेंट है वो भी इस तरह की नहीं है। उनकी एयरफोर्स मतलब है जो उनको जो चोट लगी है, पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि उनको काफी अरसा टाइम, बल्कि जो डॉक्टर विक्टर जो है चाइना के, विक्टर गाओ, वो कह रहे थे कि जो इनको जख्म लगे हैं उनको रिकवर करते अभी इनको अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो मैं नहीं समझता कि कुछ सिचुएशन इस तरह की है कि जहां पे इंडिया जो है वो किसी किस्म का मार्का कर सके। अच्छा जनरल साहब, अभी हाल ही में भारत और अमेरिका का दिफाई मुआहिदा हुआ है 10 साल का। इसको भारतीय मीडिया में बड़ी वो पजीराई भी मिल रही है और वो इंडियन गवर्नमेंट इसको बड़ा सेलिब्रेट कर रही है। अब इस मुआहिदे को पाकिस्तान किस नज़र से देखता है और इस पूरे खित्ते पे इस मुआहिदे का क्या इम्पैक्ट है आपकी नज़र में? देखिए, ये तो हमें एक मतलब है, एक प्रूवन फैक्ट है कि इंडिया जो है वो एक नेचुरल अलाय है अमेरिका का। इनका पहला जो एग्रीमेंट हुआ था वो 2005 में हुआ था 10 इयर्स के लिए, फिर वो रिन्यू हुआ 2015 में, अब दोबारा से रिन्यू हुआ है 2025 में। सो वो तो एक नेचुरल अलायंस है जो मैं समझता हूं कि वो उसको अमेरिका अबंडन नहीं करेगा। हाउएवर, मई 2025 के बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना स्टेचर में गेन किया, तो पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो अमेरिका के साथ इम्प्रूव हुए और अमेरिका जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। लेकिन यह है कि एक नेचुरल आउटकम था जो कि होना ही था और माजी में चल रहा था, और उसी को फर्दर उन्होंने 10 साल के लिए एक्सटेंड किया है। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि हमारी जो फ्यूचर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है वो कौन सी है। क्या हम US के ऊपर ही रिलाय करेंगे या जो चाइना है जो कि हमारा ऑल टाइम टेस्टेड फ्रेंड है उसके ऊपर हम रिलाय करेंगे। अच्छा जनरल साहब, ये भी बताइएगा, अभी पाक अफगान मुज़ाकरात जो थे वो चल रहे थे और 2 रोज बाद जो है दोबारा दोनों वफूद ने इकट्ठे होना है इस्तांबुल में ही। कितनी उम्मीद रखें हम इससे? और पहले भी कोई ख़ास उम्मीद तो नहीं थी और हमने देख भी लिया कि जो 3 सेशंस हुए उसमें ख़ास कामयाबी नहीं मिली। फिर बहरहाल फिर हमने हमारे वफूद जब वापस आने लगे तो जो होस्ट कंट्री थे उन्होंने कहा एक दफ़ा और मौका दिया जाए। अभी 2 रोज़ बाद दोबारा बैठ रहे हैं। आपको लगता है कि जो अफ़गान तालिबान रजीम है इन मुज़ाकरात में संजीदा है और पाकिस्तान के मुतालिबात को तस्लीम किया जा सकता है वहाँ पर? देखिए, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मेरे ऑप्टिमिज्म की वजह यह है और बेसिस ये है कि अफ़गानिस्तान की बहुत बड़ी रिलायंस है पाकिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान बहुत लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान के साथ तनाव वाला माहौल नहीं रख सकता। बॉर्डर क्लोज हुए मेरा ख्याल है 20-22 दिन हो गए हैं और अभी ऑलरेडी अफगान जो है अवाम उसका पिंच फील करना शुरू हो चुके हैं। तो आगे मजीद जितना अरसा ये तनाव रहेगा, जितना अरसा ये कशीदगी रहेगी, तो जो अफगानिस्तान की ट्रेड है और सप्लाई लाइन्स हैं वो चौक रहेंगी और वो मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान बहुत लंबे अरसे के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जो दूसरी डायमेंशन है कि अफगानिस्तान से जो एक्सपेक्टेशंस हैं
कि वो टीटीपी को रेन इन करें और जो अपने एरिया को ना यूज होने दें फॉर टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान, उसमें ये देखना होगा कि उनकी कितनी विल है और कितनी उनकी कैपेबिलिटी है टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन जो आउटकम है इन टॉक्स का जो कि होने जा रहे हैं इस्तांबुल में, आई एम वेरी होपफुल कि इनका पॉजिटिव रिजल्ट जो लास्ट टाइम आया था वो फर्दर सीमेंट होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर रिटायर्ड समरीत सालिक साहब। आप एक उम्मीद तो ये रखनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो और ख़ित्ते का पूरा अमन इन मुज़ाकरात पे बेस कर रहा है। और पाकिस्तान का यही मुतालबा है कि जी अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और अफ़गान तालिबान रजीम जो है उसको ये करना ही होगा, क्योंकि वहाँ पर हमें पता है कि पूरी दुनिया के जितने भी दहशतगर्द ग्रुप्स हैं वो इस वक्त अफ़गानिस्तान जो है उनकी आमाजगाह बना हुआ है, सेफ़ हेवन बना हुआ है। तो अगर अफ़गान तालिबान रजीम जो है उनका इन लोगों पर कंट्रोल नहीं है तो या तो वो खुद इनके खिलाफ कार्रवाई कर लें, अगर वो खुद नहीं कर सकते तो फिर पाकिस्तान को बताएं, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर लेते हैं, और अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो फिर एक जॉइंट ऑपरेशन जो है वो भी हो सकता है। तो बहरहाल 2 दिन बाद इन मुज़ाकरात से क्या निकलता है ये भी हम इस पर नजर रखेंगे। फिलहाल के लिए जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।